अभी हम एक टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है रिलेशंस। रिलेशंस एंड फंक्शंस, ये हमारा टॉपिक है। तो पहले हम रिलेशन समझेंगे, उसके बाद हम फंक्शंस को समझेंगे। ये टॉपिक हमने 11th क्लास 11th में भी किया था। तो पहले थोड़ा सा हम रिकैप करेंगे। 11th में हमने इस रिलेशंस में क्या पढ़ा था, उसके बेसिस पे हम फिर 12th में रिलेशंस को और डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने 12th में समझा था, सॉरी 11th में हमने समझा था कार्टेशियन प्रोडक्ट, जिसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं। मान लीजिए हमें एक सेट ए दिया हुआ है 1 2 एंड 3, और एक मुझे दूसरा सेट दिया हुआ है 4 एंड 5। अब मुझे प्रोडक्ट निकालना है, मतलब ए क्रॉस बी निकालना है। तो ये ए क्रॉस बी हम कैसे निकालते थे? मेरे पास रूल था कि मैं इस 1 को पहले 4 के साथ लिखूंगा, फिर मैं इस 1 को 5 के साथ लिखूंगा। ये 1 सबके साथ एक एक बार लिखा जा चुका है। अब मैं इस 2 को 4 के साथ लिखूंगा, फिर 2 को 5 के साथ। अब ये 2 भी सबके साथ एक एक बार पेयर हो चुका है। फिर 3 गोज विथ 4 और 3 गोज विथ 5। यहाँ पे मुझे ये जो वैल्यूज़ हैं इनको पेयर्स में लिखना होता है, और उस पेयर को मुझे ये सिंपल ब्रैकेट के अंदर डालना होता है, जबकि मैं ओवरऑल जो है उसको कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर डालता हूँ। ये कर्ली ब्रैकेट जो है सेट रिप्रेजेंट करता है, जबकि ये जो सिंपल ब्रैकेट के अंदर मैंने लिखा हुआ है इसको हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? सेट थ्योरी में हमने एक चीज समझी थी कि 1, 2 को हम 2, 1 लिख सकते हैं। सेट के हिसाब से, सेट थ्योरी के हिसाब से ये दोनों सेट सेम है। मैं 1, 2 लिखूं या 2, 1 लिखूं फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ऑर्डर्ड पेयर के केसेस में मैं 3, 4 लिखता हूं या 4, 3 लिखता हूं, ये दो बातें हैं। बेसिकली ऑर्डर्ड पेयर को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये कार्टेशियन प्लेन में कोई एक पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है। अब 3, 4 का मतलब है 3 ऑन एक्स एक्सिस एंड 4 ऑन वाई एक्सिस, जबकि 4, 3 है 4 ऑन एक्स एक्सिस वेर 3 ऑन वाई एक्सिस। ये वाला पॉइंट जो है 4, 3 होगा, ये वाला पॉइंट जो है 3, 4 होगा। तो दोनों पॉइंट जो है अलग अलग है। तो ये तो हो गया ऑर्डर्ड पेयर। अब इसके बाद हम समझेंगे रिलेशन क्या होता है। अब रिलेशन की बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है कि हमने ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला है, इसके सबसेट को, किसी एक सबसेट को हम रिलेशन बोल सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए मैंने अभी ये 1, 2 और 3 का क्रॉस किया था 4 और 5 के साथ। मुझे 1, 4, 1, 5, 2, 4, 2, 5, 3, 4 एंड 3, 5 ये चीजें मिली। अब ये बेसिकली क्या है? A क्रॉस B है। इफ दिस इज सेट A एंड दिस इज सेट B, तो ये A क्रॉस B है। अब रिलेशन क्या हो सकता है इसमें? जैसे मैंने ये दो एलिमेंट्स ले लिए 1, 4, तो इसको मैं कुछ भी रिलेशन डिफाइन कर सकता हूँ, कुछ भी डिफाइन कर सकता हूँ। अब वो डिफाइन क्या करूँगा ये हम और मोर डिटेल में समझेंगे। जैसे मान लीजिए हम नंबर्स, पहले नंबर्स के थोड़ा हट के एक प्रैक्टिकल सा कोई एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमको एक सेट ए दिया हुआ है, लेट्स से सचिन तेंदुलकर, देन सानिया मिर्जा, विश्वनाथन आनंद, और किसी एक फिल्म स्टार को ले लेते हैं।
सलमान खान, ये सेट ए है हमारे पास। और सेट बी मैं ले लेता हूं सम स्पोर्ट्स, जैसे मैंने ले लिया क्रिकेट, और मैंने ले लिया टेनिस, देन मैंने ले लिया चेस। अब जब मैं इन दोनों को क्रॉस करूंगा मुझे क्या क्या मिल सकता है? मुझे सचिन विथ क्रिकेट मिलेगा, सचिन विथ टेनिस, ये मिल जाएगा, फिर सचिन विथ चेस मिलेगा। इसी तरीके से मुझे सानिया विथ क्रिकेट, सानिया विथ टेनिस एंड सानिया विथ chess. Same is with Vishwanathan Anand and cricket, Vishwanathan Anand and tennis, and Vishwanathan Anand and chess. Similarly, मुझे सलमान खान with cricket, सलमान खान with tennis and सलमान खान with chess. जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा मुझे ये सारी चीज़ें मिलेंगी। मैंने वो पूरा लिखा नहीं है, हम इसको समझ सकते हैं। अब मैं यहाँ पे अगर एक रिलेशन डिफाइन करता हूं कि A बिलोंग्स टू A, रिलेशन मैंने डिफाइन किया है। रिलेशन हम डिफाइन कैसे करते हैं? इसको हम लिखते हैं A कॉमा B सच दैट A बिलोंग्स टू A एंड B बिलोंग्स टू B। अगर रिलेशन जो है A सेट A से सेट B की तरफ है, सेट A से सेट B की तरफ है, तो फिर मैं इस रिलेशन की डेफिनेशन लिखता हूं ए बी, ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट A बिलोंग्स टू A, B बिलोंग्स टू B, और मैं उस रिलेशन का नाम लिखता हूं। ये होता है। अब यहां पे जैसे मैंने एक रिलेशन डिफाइन किया, A प्लेज B, और यहां पे मैंने लिख दिया A बिलोंग्स टू A, B बिलोंग्स टू B। मैंने ऐसा कुछ रिलेशन डिफाइन किया हुआ है। अब यहाँ पे जो मेरा रिलेशन का सेट होगा, देखो मैंने जब A क्रॉस B निकाला तो वो मुझे इतना बड़ा सेट मिल जाएगा, सचिन विथ क्रिकेट, सचिन विथ टेनिस, सचिन विथ चेस, देन सानिया विथ क्रिकेट, सानिया विथ टेनिस एंड सानिया विथ चेस। सिमिलरली विश्वनाथन आनंद के साथ क्रिकेट, उसके साथ टेनिस, उसके साथ चेस, फिर उसी तरीके से सलमान खान के साथ क्रिकेट, टेनिस और चेस। ये हमें इतना बड़ा सेट जो है मिलेगा। अब मुझे यहाँ पे निकालना है कि द स्पोर्ट्स पर्सन, मतलब यहाँ पे वो एक फेमस स्पोर्ट्स पर्सन है, ए जो है वो अपना एक कोई पर्टिकुलर स्पोर्ट्स खेलता है। तो यहाँ पे देखिए मुझे क्या मिलेगा, सचिन के साथ क्रिकेट मिलेगा, फिर सानिया के साथ टेनिस मिल जाएगा, विश्वनाथन आनंद के साथ चेस मिल जाएगा। तो ये जो है ये इस A क्रॉस B का ही एक पार्ट है। तो रिलेशन इज बेसिकली, जो रिलेशन होता है इट इज बेसिकली अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। ये बात समझ में आ गई? रिलेशन जो है ये हमेशा A क्रॉस B का सबसेट होता है। अब ये जो हमें ऑर्डर्ड पेयर है ये इस सेट के अंदर ही मिलेगा, है ना। ये जो A क्रॉस B है इसके अंदर से ही हमें ये सारी चीजें मिली। तो रिलेशन इज नथिंग बट अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। अच्छा, यहाँ पे हमें एक बात और ध्यान रखनी है कि ये जो सेट A और सेट B हम डिफाइन करते हैं, ये सेट A और सेट B जो है दोनों नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। अदरवाइज रिलेशन जो है वो, उनका जो क्रॉस है वो अगर A इज 5 B इज 5 तो फिर A क्रॉस B ये भी 5 हो जाएगा। तो इसीलिए ज़रूरी है कि जो सेट्स हैं A एंड B, ये जो दो सेट हैं हमारे पास, बोथ दीज सेट मस्ट बी नॉन एम्प्टी।
ये दोनों के दोनों सेट क्या होने चाहिए, नॉन एम्प्टी। जरूरी नहीं है दोनों खाली हो, अगर एक भी खाली हुआ तो फिर वो एम्प्टी हो जाएगा, इसलिए हम दोनों सेट को बोलते हैं नॉन एम्प्टी। यहाँ पे फिर एक और चीज़, हम ए क्रॉस बी जो निकालते हैं, इसमें नंबर ऑफ रिलेशंस, कितने इसमें से नंबर ऑफ रिलेशन निकल सकते हैं, तो वो है 2 पावर m इंटू एन, जहाँ पे m इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A एंड n इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B। ठीक है, m इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A and n is number of elements in B। तो ये हमने रिलेशन के कॉन्सेप्ट को समझा। तो यहाँ पे ये तो हमने कोई प्रैक्टिकल सा एग्जांपल लिया था, अब हम कोई नंबर ले लेते हैं, नंबर भी लिया जा सकता है इसमें। और रिलेशन ज़रूरी नहीं है इसमें दो सेट हो, हम एक सेट में भी डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे को एक सेट A दिया हुआ है 1 2 3 एंड 4, तो अब A क्रॉस A में भी मैं कोई रिलेशन डिफाइन कर सकता हूँ। अब जैसे मैंने एक रिलेशन R डिफाइन कर दिया, A B सच दैट A ग्रेटर देन B, A B बिलोंग्स टू A, ये हमारा रिलेशन है ना। ए बी सच दैट ए जो है बी से बड़ा होना चाहिए। अब मैं इस सेट में ए बी से बड़ा होना चाहिए, तो इसमें मैं इस रिलेशन को कैसे डिफाइन कर, ये तो उसका हमने डेफिनेशन देखा। अब इसको मैं अगर पेयर्स के फॉर्म में लिखूंगा तो यहाँ पे 2 इज ग्रेटर देन 1, फिर 3 इज ग्रेटर देन 1, फिर 4 इज ग्रेटर देन 1, फिर 3 ग्रेटर देन 1, 3 greater than 2, 4 greater than 2, 4 greater than 3। ये हमारा रिलेशन बन गया। अब मैं अगर A क्रॉस A यहाँ पे करता तो वो मुझे बहुत बड़ा सेट मिलता है ना, और उस सेट का ही पार्ट ये है, जो हमने ये रिलेशन निकाला है ये उस सेट का ही पार्ट है। इसके आगे हम देखेंगे इसमें डोमेन एंड रेंज। अब डोमेन और रेंज क्या होता है, हम बेसिकली मैंने कोई भी एक रिलेशन डिफाइन किया, R इज ऑर्डर्ड पेयर A कॉमा B सच दैट A बिलोंग्स टू A एंड B बिलोंग्स टू B, ये हमारा अगर रिलेशन है एंड सम रिलेशन R, ये कोई भी एक रिलेशन है, तो यहाँ पे जो डोमेन है, जो फर्स्ट एलिमेंट है A सच दैट ए बी बिलोंग्स टू आर, तो इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट्स होते हैं उसके सेट को, है ना, सेट ऑफ ऑल first elements of the ordered pair in the relation। अभी जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया था जिसमें हमने 3 स्पोर्ट्स पर्सन लिए थे और एक फिल्म स्टार लिया था, सचिन तेंदुलकर, then Sania Mirza, then Anand, Vishwanathan Anand, and then we had Salman Khan। ये हमारे पास सेट था, लेकिन हमने रिलेशन क्या डिफाइन किया था, A प्लेज B। ये व्यक्ति जो है ये स्पोर्ट्स खेलता है, तो हमें उसमें सचिन के साथ क्रिकेट, सानिया के साथ टेनिस और आनंद के साथ चेस मिला था, जबकि सलमान हमें नहीं मिला था। तो बेसिकली मेरा रिलेशन क्या था, सचिन एंड क्रिकेट, देन मुझे सानिया विथ टेनिस,
एंड आनंद के साथ मुझे मिल गया था चेस। ये मुझे रिलेशन मिला था। अब इस रिलेशन में देखो डोमेन की डेफिनेशन सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर इन द रिलेशन। तो हम यहाँ पे इसके डोमेन को क्या डिफाइन करेंगे, इसके डोमेन में जितने भी फर्स्ट एलिमेंट्स हैं वो आ जाएंगे। जैसे यहाँ पे डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन यहाँ पे हो जाएगा सचिन, सानिया एंड आनंद। इसको हम सेट में डाल देंगे, तो ये हमारा डोमेन हो गया। तो डोमेन इज बेसिकली ऑल द फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर ऑफ द रिलेशन। अब देखो हमारा जो ओरिजिनल सेट ए था इसमें हमारे पास 4 एलिमेंट्स थे, लेकिन हमारे डोमेन में सिर्फ 3 एलिमेंट्स हैं। तो ये जो डोमेन है ये हमेशा फर्स्ट सेट का सबसेट होता है। दैट इज डोमेन इज अ सबसेट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट ऑफ प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। यहाँ पे ध्यान रखना है ये वैलिड है रिलेशंस के लिए। फंक्शंस के लिए ये जो रूल है चेंज हो जाता है। रिलेशन के लिए डोमेन जो है हमेशा ए का सबसेट होगा। फंक्शंस हम जब फंक्शन करेंगे उसमें समझेंगे डोमेन वहाँ कैसे वहाँ पे डेफिनेशन चेंज होती है। तो अभी आपने समझ लिया कि डोमेन क्या है, सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट्स। इसके बाद हम नेक्स्ट जो चीज़ देखेंगे एंड वो है रेंज। नाउ व्हाट इज रेंज? रेंज की डेफिनेशन है बी सच दैट ए बी is a relation, मतलब set of all second elements of the ordered pair। ठीक है, set of all second elements of the ordered pair in the relation, the ordered pair in a relation। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास जो रेंज है वो हो जाएगा क्रिकेट, टेनिस एंड चेस। यहाँ पे रेंज हो जाएगा क्रिकेट, टेनिस एंड चेस। तो यहाँ पे रेंज हमारा क्रिकेट, टेनिस एंड चेस हो गया। और जो रेंज है इट इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ द सेकेंड सेट, दैट इज बी। तो रेंज जो है हमेशा सेकेंड सेट का सबसेट होता है। नेक्स्ट हम टाइप्स ऑफ रिलेशंस देखेंगे। अब टाइप्स ऑफ रिलेशंस में सबसे पहले आता है हमारे पास वॉइड रिलेशन। अब वॉइड रिलेशन क्या होता है? वॉइड रिलेशन इज बेसिकली अ रिलेशन विच इज एम्प्टी। एक ऐसा रिलेशन जिसमें कुछ भी ना हो, है ना, खाली हो, कंटेन्स नथिंग। एक ऐसा रिलेशन जिसमें कुछ भी ना हो। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर एक सेट ए दिया हुआ है 1 2 3 एंड 4 और मैं यहाँ पे रिलेशन आर डिफाइन कर देता हूँ ए कॉमा बी सच दैट मॉड्यूलस ऑफ ए माइनस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 100, बोथ ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट ए। मैंने यहाँ पे रिलेशन क्या डिफाइन किया है कि ए बी ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर इस सेट को बिलोंग करते हैं। ए बी बिलोंग्स टू ए, मतलब ये दोनों नंबर्स जो है इस सेट को बिलोंग करते हैं और इन दोनों वो दो नंबर ऐसे होने चाहिए कि उनका डिफरेंस ग्रेटर देन या इक्वल टू 100 हो। अब मैं इसमें ऐसा कोई भी नंबर नहीं ढूंढ सकता हूँ जिसको मैं सब्ट्रैक्ट करूँ और मुझे 100 मिले। तो रिलेशन की डेफिनेशन तो ठीक है क्योंकि
मैंने बोला है 2 नंबर को सब्ट्रैक्ट करो, मुझे 100 या 100 से ज़्यादा मिले। डेफिनेशन तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन डेफिनेशन यहाँ पे हम अप्लाई नहीं कर सकते। इस सेट में अगर हम अप्लाई करते हैं तो हमें कोई भी पेयर ऐसा नहीं मिलता है। देयरफॉर दिस रिलेशन हियर इज बेसिकली अ वॉइड रिलेशन। तो यहाँ पे ये जो रिलेशन है ये क्या हो गया, वॉइड रिलेशन हो गया। ठीक है, इसके बाद हम फिर आगे देखेंगे, दूसरा है यूनिवर्सल रिलेशन। वॉइड रिलेशन के बाद हमारे पास नेक्स्ट है यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन basically which contains everything defined for every element, ऐसे हम बोल सकते हैं। यूनिवर्सल रिलेशन इज डिफाइंड फॉर एवरी एलिमेंट, या फिर एक ऐसा रिलेशन जो सबके लिए वैलिड हो। इसके लिए हम मोर अप्रोप्रिएट एग्जांपल हम मैथमेटिकल टर्म में देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक सेट ए दिया हुआ है, ए कॉमा बी, सॉरी लेट्स से 1 2 3 एंड 4, दोबारा वही हम सेट ले लेते हैं। और मैंने यहाँ पे बोला कि रिलेशन आर इज एक्स सच दैट, नॉट एक्स, ए कॉमा बी सच दैट ए माइनस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। Modulus of a minus b is greater than equal to 0. Both a and b belongs to the set A. तो यहाँ पे देखने वाली बात है, मैं कोई भी 2 नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करूंगा और उसका मॉड्यूलस यानी एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालूंगा, तो वो मुझे 0 मिलेगा या 0 से ज़्यादा मिलेगा। यहाँ पे देखो मॉड्यूलस लगाया हुआ है, नेगेटिव नहीं आ सकता। मैंने अगर 2 माइनस 3 किया, मॉड लगा दिया, तो मुझे 1 मिलेगा, न कि -1। तो ऑब्वियस ही बात है, वो या तो 0 मिलेगा या तो 0 से बड़ा मिलेगा। तो ये इवन अगर मैं 1 और 1 लेता हूँ तो 1 माइनस 1 मुझे 0 मिलता है। अब 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो मैं हमेशा लिख सकता हूँ। तो ये जो रिलेशन है, इट इज डिफाइंड फॉर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर सेट, देयरफॉर दिस रिलेशन इज यूनिवर्सल रिलेशन। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ये जो एम्प्टी रिलेशन, वॉइड रिलेशन और जो यूनिवर्सल रिलेशन है, ये सबसे छोटे और सबसे बड़े रिलेशन होते हैं किसी भी सेट में। जो एम्प्टी रिलेशन इज द स्मॉलेस्ट रिलेशन और जो यूनिवर्सल रिलेशन है इट इज द लार्जेस्ट रिलेशन। ये सबसे बड़ा रिलेशन है और वॉइड रिलेशन जो है वो सबसे छोटा रिलेशन होता है। ठीक है, ये समझ में आ गया यूनिवर्सल रिलेशन। अब जैसे एक एग्जांपल और मैं एक स्टेटमेंट देता हूँ, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। लेट्स से मैं बोलता हूँ कि एक रिलेशन में डिफाइन करता हूँ यूनिवर्सल और वर्ड रिलेशन। ये 2 रिलेशंस में बताता हूँ। मैंने बोला है कि रिलेशन आर इज सच दैट weight of difference in weights of 2 person is less than 2000 kg। तो ये रिलेशन हमारा क्या हो गया, यूनिवर्सल रिलेशन, क्योंकि हम कोई भी रैंडमली 2 आदमी को लेते हैं, 2 व्यक्तियों को लेते हैं, उनके वेट का डिफरेंस 2000 kg से कम होगा ही होगा। 2000 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता। हम 2 ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं, 2 पर्सन्स हमने बोला है ना। तो ये जो है क्या हो गया, यूनिवर्सल रिलेशन हो गया। अब रिलेशन में देखो हम हमेशा 1 2 के बीच में
कनेक्शन बताते हैं, ठीक है ना। जैसे ऑगस्टस डी मॉर्गन ने भी कहा था, बेसिकली रिलेशन होता क्या है कि जब हम दो चीज़ों को लेते हैं और उनके बीच में हम एक कनेक्शन कनेक्ट करते हैं, तो उस कनेक्शन को हम रिलेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे दैट कनेक्शन इज बेसिकली रिलेशन। यहाँ पे वॉइड रिलेशन में हम बोल सकते हैं, जैसे सपोज ए इज बॉयज स्कूल, और हमने रिलेशन डिफाइन किया ए में, ए इज सिस्टर ऑफ बी। यहाँ पे ए और बी क्या है, दोनों के दोनों, ए एंड बी दोनों के दोनों इस सेट में है। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक बॉयज स्कूल है और उस बॉयज स्कूल में हमारे पास क्या है, हमने बॉयज स्कूल से कोई भी दो स्टूडेंट को लिया और मुझे दो स्टूडेंट ऐसे लेने हैं कि जो पहला स्टूडेंट है वो दूसरे स्टूडेंट की सिस्टर हो। अब देखो बॉयज स्कूल में ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि बॉयज स्कूल में तो बॉयज पढ़ेंगे और सिस्टर के लिए गर्ल का होना ज़रूरी है। तो ये जो रिलेशन है ये क्या हो गया, वॉइड रिलेशन हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे, वो है आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन हम तब बोलेंगे व्हेन एवरी एलिमेंट is related to itself only। आइडेंटिटी रिलेशन हम तब बोलेंगे जब हर एलिमेंट सिर्फ अपने साथ ही रिलेटेड हो। और एक रिलेशन और है, वो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है एवरी element is related to itself। अब दोनों में डिफरेंस है, कई बार ये बड़ा कंफ्यूजन रहता है आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन में। कई लोग को कंफ्यूजन होता है कि ये दोनों की डेफिनेशन तो सेम है। तो यहाँ पे देखने वाली बात है, आइडेंटिटी रिलेशन में हमने इटसेल्फ ओनली वर्ड यूज़ किया है, जबकि रिफ्लेक्सिव रिलेशन में हमने बोला एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। दोनों में डिफरेंस क्या है, आइडेंटिटी रिलेशन में वो सिर्फ अपने साथ ही रिलेटेड होगा, किसी और के साथ नहीं। वेरएज रिफ्लेक्सिव में किसी और के साथ भी रिलेटेड हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक सेट ए दे दिया, लेट्स से 1 2 एंड 3। तो आइडेंटिटी रिलेशन के लिए ज़रूरी है कि 1 एंड 1 मस्ट बी रिलेटेड, 2 and 2 must be related, 3 and 3 must be related। और किसी के साथ रिलेशन नहीं होना चाहिए, 1 1 के साथ, 2 2 के साथ, 3 3 के साथ, और किसी के साथ रिलेटेड नहीं होना चाहिए। जबकि रिफ्लेक्सिव रिलेशन में 1 इज रिलेटेड टू 1, 2 इज रिलेटेड टू 2, 3 इज रिलेटेड टू 3, लेकिन 1 2 के साथ भी रिलेटेड हो सकता है, 3 1 के साथ भी, या आपस में ये रिलेट हो सकते हैं एक दूसरे के साथ। लेकिन यहाँ पे ज़रूरी है कि वो सिर्फ अपने साथ ही रिलेटेड हो। तो ये जो रिलेशन है दिस इज बेसिकली रिफ्लेक्सिव। यहाँ पे 1 1 2 2 3 3 के अलावा भी मेरे पास ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, जबकि आइडेंटिटी में मेरे पास इसके अलावा और कोई भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं है। हम जितने भी आइडेंटिटी रिलेशन है इसको रिफ्लेक्सिव बोल सकते हैं। ऑल identity relation are reflexive। जितने भी आइडेंटिटी रिलेशन हैं वो रिफ्लेक्सिव होते हैं, लेकिन रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन हो जरूरी नहीं है ना। However, reflexive relation may
और may not be identity relation। ठीक है, जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है ये आइडेंटिटी रिलेशन हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, हम नहीं कह सकते। जैसे यहाँ पे दिस इज नॉट आइडेंटिटी रिलेशन। तो ये हो गया हमारा आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आगे हम देखेंगे अभी। अब आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो हमने देखा। अब इसके बाद हम आगे और टाइप्स ऑफ रिलेशन देखेंगे। अब जैसे नेक्स्ट है हमारे पास सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन इज बेसिकली अगर ए बी के साथ रिलेटेड है देन बी मस्ट बी रिलेटेड विथ ए, तो फिर हम ऐसे रिलेशन को बोलेंगे सिमेट्रिक। अब इसका एक एग्जांपल, सपोज मैंने एक रिलेशन दिया इज पैरेलल टू, एक रिलेशन मैंने डिफाइन किया इज पैरेलल टू। अब देखिए सपोज एक लाइन है L, नाउ दिस लाइन इज पैरेलल टू M, तो मैं L पैरेलल टू M लिखूंगा तो क्या मैं M पैरेलल टू L लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो ये जो हमने रिलेशन डिफाइन किया यहाँ पे इज पैरेलल टू, दिस इज बेसिकली सिमेट्रिक, क्योंकि अगर A B के साथ रिलेटेड यानी M L जो है M के साथ रिलेटेड है तो M भी L के साथ रिलेटेड है। हम एक और रिलेशन देखते हैं जैसे इज परपेंडिकुलर टू, इज परपेंडिकुलर टू। अब यहाँ पे अगर एक लाइन L इज परपेंडिकुलर टू M, मतलब L M के साथ 90 डिग्री बना रहा है, तो ज़रूरी है कि M भी L के साथ 90 डिग्री ही बनाएगा। देयरफॉर ये जो रिलेशन है इज परपेंडिकुलर टू, ये भी क्या है? सिमेट्रिक है। बेसिकली A B के साथ जो रिलेशन बना रहा है B भी A के साथ वही रिलेशन बनाएगा। फॉर एग्जाम्पल राम इज ब्रदर ऑफ श्याम, देन श्याम इज ब्रदर ऑफ राम। हम लिख सकते हैं अगर राम श्याम का भाई है तो फिर श्याम भी तो राम का भाई है, तो ऐसे रिलेशन को हम बोलेंगे सिमेट्रिक। अब रिफ्लेक्सिव देखिए, जैसे हमने पीछे रिफ्लेक्सिव पढ़ा था, अब इज पैरेलल टू इसको मैं रिफ्लेक्सिव बोल सकता हूं। जैसे एक लाइन L है, ये अपने पैरेलल तो होगा ही होगा, तो रिफ्लेक्सिव है, लेकिन इज परपेंडिकुलर टू इसको मैं रिफ्लेक्सिव नहीं बोल सकता, क्योंकि कोई भी लाइन अपना परपेंडिकुलर नहीं हो सकता, कोई लाइन अपने साथ 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाता है। सो दिस इज व्हाट, ये हो गया हमारा सिमेट्रिक रिलेशन और ये हो गया रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इसके बाद हम एक रिलेशन और देखेंगे एंड दैट इज ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिलेशन अब ट्रांजिटिव रिलेशन जो है बेसिकली इसमें रिलेशन हम इसकी डेफिनेशन है इफ A is related to B and B is related to C by some relation। यहाँ पे ये जो R है ना, ये बेसिकली रिलेशन, कोई भी रिलेशन है, मतलब by some relation। तो A is related to B और B is related to C, तो इसका मतलब है A must be related to C, होना चाहिए। यहाँ पे देखो A B से रिलेटेड है एंड देन B C से रिलेटेड है। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, बीच में ये B को हटा दूंगा, देन A इज रिलेटेड टू C, मुझे मिलना चाहिए। ऐसे रिलेशन को हम बोलेंगे ट्रांजिटिव। यहाँ पे अच्छा एक ध्यान रखना है, कई बार गलती हो जाती है A रिलेटेड टू B, मैंने कई बार देखा है A रिलेटेड टू B एंड B रिलेटेड टू C, तो एक
ए बी से रिलेटेड है, बी सी से रिलेटेड है, तो सी ए से रिलेटेड, उसको घुमा देते हैं और बोलते हैं सी रिलेटेड टू ए। ट्रांजिटिव रिलेशन का ये डेफिनेशन गलत हो जाएगा। हम ए बी से रिलेटेड है और बी सी से रिलेटेड है, देन ए मस्ट बी रिलेटेड टू सी एंड नॉट सी रिलेटेड टू ए। हम अदर वे राउंड नहीं लिख सकते हैं। क्यों? इसका मैं आपको लॉजिक समझाता हूँ। हम ए को बी से अगर रिलेट कर रहे हैं और बी को सी से, तो ए को सी से क्यों बोलेंगे, सी से ए को क्यों नहीं बोलेंगे? एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने एक रिलेशन डिफाइन किया इज इक्वल टू, है ना, मैं भी थोड़ी देर में समझाऊंगा। अब मैंने बोला ए इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी, तो फिर ए इक्वल टू सी मुझे लिखना है। अब यहाँ पे दिमाग में क्वेश्चन उठता है कि भाई अगर मैं सी इक्वल्स टू ए लिखूं तो क्या गलत है, सही तो है। अब यहाँ पे देखिए, तो ये है ट्रांजिट इज इक्वल टू, ये एक ट्रांजिटिव रिलेशन है। यहाँ पे हम एक और रिलेशन लेते हैं, सपोज इज लेस देन। मैंने बोला ए लेस देन बी एंड बी लेस देन सी। अगर 2 जो है 3 से छोटा है एंड लेट्स से 3 जो है वो 4 से छोटा है, तो मैं 2 को 4 से छोटा बोलूंगा, न कि 2 4 को 2 से छोटा बोलूंगा। कौन सा सही है, 2 लेस देन 4 या 4 लेस देन 2? ऑब्वियसली बात है 2 लेस देन 4। दैट मीन्स ये जो बीच वाला नंबर है मैंने इसको हटा दिया, तो मेरे पास जो रिलेशन बचा दैट इज एक्चुअली माई ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ये जो लेस देन है, मोर देन है, ये सारे के सारे क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो हमें अटेंशन रखना होगा, इफ ए इज रिलेटेड टू बी एंड बी इज रिलेटेड टू सी, तो हम बीच वाले टर्म को हटाएंगे, तो ए रिलेटेड टू सी लिखना है, सी रिलेटेड टू ए नहीं लिखना है। ट्रांजिटिव रिलेशन इज बेसिकली जो रिलेशन है, इसमें क्या होता है, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तो फिर पहले से तीसरा, ऐसे हो जाता है। जैसे हमने अभी पीछे एक रिलेशन पढ़ा था, इज पैरेलल टू, ये भी जो है क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन है। कैसे? एक लाइन L है, एक लाइन M है, लाइन L इज पैरेलल टू M एंड M इज पैरेलल टू N, तो हम बोल सकते हैं L इज पैरेलल टू N। हालांकि देखो कई जगह पे ऐसा होता है कि मैं L पैरेलल टू N लिखूं या N पैरेलल टू L लिखूं, एक ही बात है, लेकिन कई जगह पे ये रूल वैलिड नहीं होता है। इस बात का थोड़ा सा टेंशन रखना है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे एंटीसिमेट्रिक रिलेशन। एंटीसिमेट्रिक रिलेशन, एंटीसिमेट्रिक रिलेशन की डेफिनेशन है कि इफ ए बी जो है वो कोई एक रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर है, तो फिर बी और ए जो है इट मस्ट नॉट बिलोंग टू दैट रिलेशन। और दूसरी डेफिनेशन इसकी है कि ए रिलेशन बी एंड बी रिलेशन ए भी बी से रिलेटेड है, बी भी ए से रिलेटेड है, दैट इज ए बी इस रिलेशन में है और बी कॉमा ए भी अगर इस रिलेशन को बिलोंग करते हैं, तो फिर ए मस्ट बी इक्वल टू बी। अदरवाइज एंटीसिमेट्रिक हम नहीं बोल सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम एक रिलेशन डिफाइन करते हैं, इज लेस देन इक्वल टू, इज लेस देन और इक्वल्स टू, इज लेस देन और इक्वल्स टू। अब यहाँ पे मैंने बोला a इज लेस देन इक्वल टू b एंड b इज लेस देन इक्वल टू a। ये तभी पॉसिबल है जब a b के इक्वल हो, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। जैसे 2 लेस देन इक्वल टू 3 है, लेकिन मैं 3 को लेस देन इक्वल टू 2 नहीं लिख सकता हूँ। लेकिन 2 लेस देन इक्वल टू 2, अब इसको इधर कर देते हैं, इसको इधर कर देते हैं, तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ज़रूरी है कि अब
अगर एंटी सिमेट्रिक रिलेशन है तो फिर ए रिलेशन बी एंड बी रिलेशन ए, इसका मतलब है कि या तो ए रिलेशन बी है तो बी रिलेशन ए आ ही नहीं सकता, आ तब सकता है जब ए और बी दोनों सेम हो। तो इस रिलेशन को हम एंटी सिमेट्रिक रिलेशन बोलते हैं। अच्छा, एक और चीज़, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन को गलती से एसिमेट्रिक नहीं लिखना है, हम एंटी सिमेट्रिक टर्म ही यूज़ करेंगे, हम एसिमेट्रिक टर्म यूज़ नहीं करेंगे। एसिमेट्रिक इज समथिंग एल्स, इस बात का ध्यान रखना है। हम एंटी सिमेट्रिक को एंटी सिमेट्रिक ही लिखेंगे, एसिमेट्रिक नहीं लिखना है।